गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मनीष हियर। पेमेंट टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। आज देखेंगे नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी जो कि आया है फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील्स के रिगार्डिंग। ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है 13 अगस्त 2020 को, ये कोई फ्रेश स्कीम नहीं है। ये ऑलरेडी सितंबर 2019 में स्टार्ट हो गया था ये असेसमेंट बोल के। इसके अंदर भी जो प्रोसीजर्स है फेसलेस असेसमेंट के अंदर, वो प्रोसीजर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। फेसलेस स्कीम के अंदर जो प्रोसीजर्स है ऑलमोस्ट ये भी सेम ही है जो ई असेसमेंट के अंदर था। ई असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। नोटिफिकेशन आया था नोटिफिकेशन नंबर 61 और इसमें सारे डिटेल प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि असेसमेंट ई असेसमेंट कैसे होएगा। उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स है, तो वो सारी चीजें हैं ये असेसमेंट के अंदर। अभी जो नोटिफिकेशन आया है 13 अगस्त को, वो बेसिकली है क्या, ये कोई नया स्कीम नहीं है। ये जस्ट जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था ई असेसमेंट स्कीम 2019, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं या फिर उसके अंदर कुछ इंसर्शंस किए गए हैं। तो देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है, कहाँ पे चेंजेस है और ये जो फेसलेस स्कीम है उसके अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा ये अप्लाई करने के लिए और ये कैसे वर्क करेगा। ये नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर सब सेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 143 गवर्नमेंट ने ये जो ई असेसमेंट स्कीम 2019 था उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, जो कि आया था 3264 डेटेड 12 सितंबर 2019। जो ई असेसमेंट स्कीम था उसमें चेंजेस हुए। अब फर्स्ट जो चेंजेस यहाँ पे बोल रहे हैं वो है द ई असेसमेंट वर्ड फेसलेस असेसमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। जो ई असेसमेंट वो नोटिफिकेशन के अंदर जो जहाँ पे भी वर्ड ई असेसमेंट आता था उसको चेंज करके फेसलेस असेसमेंट किया। देन उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है उसके अंदर जो जिसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं। लाइक इन पैराग्राफ 2 1 in clause 3 after the word bracket and figure under subsection 3 of section 143 the word and figure or section 144 shall be inserted। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये है इंसर्टेड। ये फर्स्ट वाले में आपने देखा था ई असेसमेंट की जगह फेसलेस असेसमेंट सब्स्टिट्यूट किया। दैट मीन्स कि फेसलेस ई असेसमेंट निकल गया अभी और अभी उसकी जगह फेसलेस असेसमेंट है। एंड देन ये वर्ड ये डेफिनेशंस के अंदर बोल रहे हैं कि जो पहले जो इसके डेफिनेशंस में थे, ये जो क्लॉज 3 के अंदर डेफिनेशन है उसके अंदर थे सेक्शन 143(3) जो कि नोटिस इशू होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनी। उसके अंदर एक और भी सेक्शन 8 किया है, सेक्शन 144, जो कि बेस्ड जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन है। इन द केस कि किसने रिटर्न फाइल नहीं किया और इन सम अदर केसेस आल्सो वो असेसिंग ऑफिसर के पास होता है जजमेंट लेने का। अगर उनके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो बेस्ट जजमेंट लेते हैं कि उन कितना इनकम है, कितना डिमांड बनेगा उसके बेसिस पे। तो ये एक सेक्शन 8 किया गया। उसके बाद और भी दूसरे डेफिनेशंस में चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। ये जो फेसलेस असेसमेंट है उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इसके पहले ये गो थ्रू करने के पहले ये जो नोटिफिकेशन आया 13 अगस्त को, बिकॉज ये जस्ट उसमें जो अर्लियर सितंबर 2019 का नोटिफिकेशन था उसमें चेंजेस है। तो एक बार ये सितंबर 2019 का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये पूरा 1 to 1 नहीं देखेंगे बट इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है जो अर्लियर आया था। बिकॉज जो चेंजेस है वही 60 जो 13 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वही दिया है जो कि चेंजेस है। बाकी जो जिसमें चेंजेस नहीं है वो एज इट इज ओल्ड नोटिफिकेशन के अंदर ही है। तो इसमें ओवरव्यू कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया था सितंबर 19 में 12 सितंबर को, सब टाइटल्स द स्कीम में भी कॉल्ड है ये असेसमेंट स्कीम। एंड इसके अंदर ये जो स्कीम था वो एप्लीकेबल था फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशंस मींस की 12 सितंबर से। इसके अंदर पहले तो बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे कि एक्ट में होता है कोई एक्ट रहता है तो उसके अंदर डेफिनेशंस देते हैं।
पहले तो ये सारे डेफिनेशंस है, लाइक एक एड्रेसी, असेसमेंट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, ये सारे चीजों का पहले तो डेफिनेशन दिया है नोटिफिकेशन के अंदर। ये कुछ 7 पेजेस का नोटिफिकेशन था ई असेसमेंट का। देन उसके बाद स्कोप ऑफ द स्कीम है, असेसमेंट अंडर दिस स्कीम शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टेरिटोरियल एरिया और a portion or class of portion or the income or class of income cases or the class of cases as may specified by the board। इट मीन जो बोर्ड डिसाइड करेगी ये कहाँ पे, कौन से टेरिटरी में, कौन से एरिया में एप्लीकेबल होने वाला है। देन उसके बाद ई असेसमेंट सेंटर था। अभी यहाँ पे जो बोर्ड फॉर्म हुआ है उसके सारे डिटेल्स दिए हैं कि क्या क्या फॉर्म है, ये जो ई असेसमेंट का वर्क होगा वो कैसे परफॉर्म होगा, उसके क्या कौन से बोर्ड होंगे, कौन से यूनिट्स होंगे, तो उसके डिटेल्स ये नोटिफिकेशंस के अंदर दिए हैं। देख लेते हैं इन शॉर्ट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम द बोर्ड में सेट अप ए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। तो जो बोर्ड है ई असेसमेंट का वो एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, जो कि एक अपर बॉडी होती है, और वो उसके अंदर भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर होते हैं। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर असेसमेंट यूनिट्स होते हैं, देन वेरिफिकेशन यूनिट्स होते हैं, टेक्निकल यूनिट्स होते हैं, रिव्यू यूनिट्स होते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है कि ये बोर्ड के जो ई असेसमेंट कंडक्ट करेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर्स के बारे में कुछ डिटेल्स है। जो यूनिट्स होंगे, फर्स्ट तो कौन सा था, फर्स्ट तो ई असेसमेंट, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होगा। फिर उसके अंदर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स होगी, एंड रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर बहुत अलग डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लाइक असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स के अंदर होते हैं। तो ये जो यूनिट्स है, यूनिट्स में कौन कौन से अथॉरिटी होगी, एडिशनल कमिश्नर और द एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट कमिश्नर और ज्वाइंट डायरेक्टर एज द केस में भी ये हो सकते हैं यूनिट्स के अंदर। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर एज द केस में भी। एंड सी में सच अदर टैक्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट्स एज कंसीडर्ड नेसेसरी बाय द बोर्ड। तो ये कमिश्नर लेवल के, एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अथॉरिटीज वहां पे रहेंगे यूनिट्स के अंदर। ये कमिश्नर्स या फिर जो बोर्ड है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं जो भी उनका स्टाफ है वो। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट बताया। ये प्रोसीजर्स ऑफ असेसमेंट, ये जो न्यू नोटिफिकेशन आया वहां पे सारे के सारे जो प्रोसीजर है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो ओल्ड था, ये जो ई असेसमेंट के अंदर जो प्रोसीजर्स दिया गया था वो मीनिंगलेस है। ऑल्दो ये जो प्रोसीजर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ चेंजेस है या फिर एडिशंस है, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं न्यू वाला नोटिफिकेशन देखूं तो न्यू वाले नोटिफिकेशन में ऊपर आप देखेंगे तो जो चेंजेस है वो डेफिनेशंस के अंदर चेंजेस है, और वो चेंजेस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि फोर्थ ई असेसमेंट की जगह फेसलेस हो गए, एक सेक्शन एडिशन किया है। ये जो ऑटोमेटेड अलॉटेड सिस्टम है उसके अंदर वो डेफिनेशंस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, जो चेंजेस है वो बताया है। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। इसके अंदर हायरार्ची है वो डिपार्टमेंट का, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। दैट मीन्स कि वो जो बोर्ड है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एंड द रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, वो सारी चीजें, वो सारे स्ट्रक्चर सेम रहने वाले हैं फेसलेस असेसमेंट के अंदर भी। और अगर मैं प्रोसीजर्स की बात करूं तो प्रोसीजर्स के अंदर ये नए वाले नोटिफिकेशंस में क्या बोल रहे हैं, द असेसमेंट अंडर दिस स्कीम शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर्स नेमली। एंड जस्ट इसके ऊपर देखते हैं, फॉर द पैराग्राफ 5 द फॉलोइंग पैराग्राफ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो ये क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये यहाँ पे पैराग्राफ 5 देखेंगे, ये ओल्ड वाले नोटिफिकेशन में, तो ये पैराग्राफ 5 में आता है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट के अंदर ये इतने सारे पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट के अंदर। तो ये मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये जो सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए हैं फेसलेस स्कीम के अंदर,
और इसमें कुछ 26 पॉइंट्स है, 26 क्लाउजेस है। इसके अंदर 26 क्लाउजेस दिए गए हैं। असेसमेंट अंडर दिस स्कीम शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। यहाँ पे जो अपर बॉडी है, अपर सेंटर है, वो है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। तो जो भी असेसमेंट होता है, ये इसका प्रोसीजर्स जो है, जैसे स्ट्रक्चर देखा ओल्ड वाले नोटिफिकेशंस में कि सबसे ऊपर होते हैं नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, उसके अंदर होते हैं रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर यूनिट्स होते हैं, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट। जितने भी असेसमेंट होंगे वो ऐसा नहीं है कि कोई रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के पास जाएगा या फिर यूनिट्स के पास जाएगा। जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे, जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे, वो नेशनल ई असेसमेंट के सेंटर के थ्रू ही होंगे। और जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होते हैं वो अलॉट करते हैं डिफरेंट असेसमेंट यूनिट्स को इसका असेसमेंट करने के लिए। तो देख लेते हैं 1 to 1। The National E-Assessment Center shall serve a notice on the SACs under subsection 2 of section 143 specifying the issue for the selection of his case for the assessment। मतलब जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो असेसमेंट नोटिस भेजेंगे एसएससीज को, और नोटिस के अंदर स्पेसिफाई भी करेंगे ये असेसमेंट क्यों स्टार्ट किया गया है। देन the SAC may within 15 days from the date of receipt of the notice referred to in clause 1 file his response to the National E-Assessment Center। अब ये जो नोटिस आएगा एसएससी को नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू, तो वो एसएससी के पास टाइम होता है विदिन 15 डेज। विदिन 15 डेज एसएससी को रिप्लाई करना होता है कि उनका असेसमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। विदिन 15 डेज जो एसएससी है उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। थर्ड क्लाउज देखेंगे, वेयर एसएससी हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 in response to the notice under section 142(1) or subsection 1 of section 148 or notice under subsection 2 of section 143 has been issued by the SAC's assessing officer or prescribed income tax authority as the case may be, or has not furnished the return under section 142 subsection 1, has not furnished his return of income under subsection 1 of section 148, notice subsection 1 of section 142 has been issued by the assessing officers. The National E-Assessment Center shall intimate the SAC that the assessment in his case shall be completed under this scheme। बोल रहे हैं कि अगर SAC ने रिटर्न फाइल किया है, आइदर नॉर्मली हो या फिर उनका कोई नोटिफिकेशन आया था उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने रिटर्न फाइल किया है, या तो फिर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ये कोई भी केसेस है, किसी भी केसेस में उनका रिटर्न फाइल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उन्होंने बेस जजमेंट के बेसिस पे कुछ असेसमेंट किया है, तो वो जस्ट इंटीमेट करेंगे कि क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे उनका असेसमेंट हुआ है, वो चीजें वो एसएससी को इंटीमेट करेंगे। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल असाइन द केस सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ ई असेसमेंट अंडर द स्कीम टू द स्पेसिफाइड असेसमेंट यूनिट इन एनी वन रीजनल ई असेसमेंट सेंटर थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। तो ये ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो एलोकेट करते हैं केसेस ई असेसमेंट के लिए। जो भी ई असेसमेंट के लिए केस सिलेक्ट हुए आए हैं, वो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो एलोकेट कर देते हैं किसको, और जो रीजनल असेसमेंट सेंटर होते हैं उनको। अब ये ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम क्या है, तो ये सारे जितने भी चीजें, जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं नोटिफिकेशंस के अंदर या फिर इसके रिगार्डिंग जितने भी वर्ड्स यूज हुए उसके सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं ये ओल्ड वाले नोटिफिकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, और उसके अंदर कुछ चेंजेस भी है न्यू वाले नोटिफिकेशंस में ये एलोकेशन सिस्टम के लिए। तो वो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। Automated allocation system means an algorithm for randomized allocation of cases by using the suitable technological tools including the artificial intelligence and the machine learning with a view to optimize the use of resource। Automated allocation system का मीनिंग ये है कि वो आइदर AI के थ्रू या फिर
वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ रहेगा जिसके बेसिस पे वो एलोकेट करेंगे केसेस को, वो मैनुअली नहीं होएगा। और उनको जो ट्रांसफर कर रहे हैं केसेस या फिर जो एलोकेट कर रहे हैं नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, उनको भी ये वो प्री डिटरमाइंड नहीं रहेगा कि ये कौन से रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के पास ये केसेस जाने वाले हैं। ये है एलोकेटेड ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम, जिसके थ्रू वो केस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ई असेसमेंट का केस ट्रांसफर करेंगे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को। वेयर ए case is assigned to the assessment unit, it may request to the National E-Assessment Center for obtaining such further information. तो सी है कि मैंने जस्ट बताया था अभी कि जो भी क्रॉसपोंडेंस होगी, जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं, वो नेशनल ई असेसमेंट के थ्रू ही होता है। कोई भी एसएससी है वो डायरेक्टली किसी यूनिट्स को या फिर किसी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को अप्रोच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे केस क्या हुआ कि जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है उनके पास उन्होंने नोटिस दिया एसएससी को, एसएससी ने रिस्पॉन्ड किया या फिर नहीं किया, जो भी है उसके बाद उन्होंने इंटीमेट किया कि आपका असेसमेंट ये सेक्शन के अंदर हुआ है, आइडल सेक्शन 139, 142, 112। वो इंटीमेट करने के बाद वो केस अभी असेसमेंट के अंदर आता है। वो जो भी केस असेसमेंट के अंदर आया वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेंगे, ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम के थ्रू वो किसी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर वो केसेस के अंदर जो भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के पास वो केस गए हैं, उनको अगर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन लगता है, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो डायरेक्टली एसएससी को अप्रोच नहीं करेंगे, एसएससी को कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो जस्ट वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को, वो इसको जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है उनको अप्रोच करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये इंफॉर्मेशन या ये डॉक्यूमेंट ये असेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये 5th पॉइंट यहाँ पे वही बोल रहे हैं, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर रिक्वेस्ट टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर फॉर ऑब्टेनिंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, एविडेंस फ्रॉम द एसएससीज और एनी अदर पर्सन एज इट में स्पेसिफाई, कंडक्टिंग ऑफ द सर्टेन इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय द वेरिफिकेशन यूनिट, सीकिंग टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द टेक्निकल यूनिट। तो जैसे यूनिट्स के बारे में देखा हमने कि एवरी रीजनल पहले तो ई असेसमेंट सेंटर होते हैं, उसके बाद बहुत फोर टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, रिव्यू यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट्स। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो रिक्वेस्ट करेंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को वो डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। उनको रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है वो केसेस के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और कोई एविडेंसेस हो सकते हैं। उसके अलावा उनको कुछ वेरिफिकेशंस करने की जरूरत हो सकती है, तो वो वेरिफिकेशन यूनिट को अलॉट हो सकता है। तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कि मुझे ये कुछ चीजें हैं, कुछ इंक्वायरीज करनी है जो वेरिफिकेशन यूनिट को ट्रांसफर करे। सीकिंग टेक्निकल असिस्टेंस, अगर उनको कोई टेक्निकल असिस्टेंस लग रहा है तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। फिर अगर ये सब रिक्वेस्ट जब जाएगी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगी, वेयर ए रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द फर्दर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, एविडेंस फ्रॉम द एसएससीज और एनी अदर पर्सन हैज बीन मेड बाय द एसएससी यूनिट, द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल इशू द एप्रोप्रिएट नोटिस टू और रिक्वेजिशन टू द एसएससीज और एनी अदर पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग फर्दर डॉक्यूमेंट और एविडेंस रिक्वायर्ड। तो जो ये असेसमेंट सेंटर है ऑब्वियसली उनके पास भी डिटेल्स नहीं है, तो वो अगर एसएससी से डिटेल लेना है तो एसएससी को एप्रोप्रिएट नोटिस इशू करेगी। एसएससी और एनी अदर पर्सन एज द केस में बी फाइल सच रिस्पांस। और सेम वे तो जो एसएससी है अगर वो नोटिस के अगेंस्ट में जो भी रिप्लाई देते हैं वो रिप्लाई वो जस्ट रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को फॉरवर्ड कर देंगे। जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को फॉरवर्ड करेंगे। For the case of inquiry or the verification or any technical assistance, तो ये सब केसेस के लिए जो एसएससी से इंफॉर्मेशन लेना है उसके लिए नोटिस इशू करेगी। जो वेरिफिकेशन करवाने हैं यूनिट के अंदर से या फिर टेक्निकल असिस्टेंस रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को चाहिए, तो उसके लिए जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो क्या करेगी, सेम पे ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम होता है, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग ये केस ट्रांसफर करेगी किसी भी एक वेरिफिकेशन यूनिट को या फिर टेक्निकल यूनिट को फॉर द टेक्निकल असिस्टेंस। वो केसेस जाएंगे उनके पास
और जो भी असिस्टेंस चाहिए और वो एजुकेशन यूनिट को या फिर टेक्निकल यूनिट को फॉर द टेक्निकल असिस्टेंस, वो केसेस जाएंगे उनके उनके पास, और जो भी असिस्टेंस चाहिए और वो केसेस रहेंगे तो उसके ऊपर असिस्टेंस आएंगे, और वो जो भी रिप्लाई आता है, वो जो भी वेरिफिकेशन यूनिट है और टेक्निकल यूनिट है, वो जो रिप्लाई करेगा वो अगेन रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को रिप्लाई नहीं करेगा, वो रिप्लाई करेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। एंड अगेन जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो जो भी रिप्लाई आया उसका वो फॉरवर्ड करेगा किसको, जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर है उनको फॉरवर्ड करेगी। देन आगे का प्रोसीजर्स, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर सेंड रिपोर्ट टू द कंसर्न असेसमेंट यूनिट एंड वेयर द असेसमेंट एसएससी फेल टू कंप्लाई विद द नोटिस। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने नोटिस दिया है एसएससी को कुछ इंफॉर्मेशन के लिए और वो कंप्लाई नहीं किए या फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा है। इन दैट केस द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल serve upon such SSEs a notice under section 144 giving him an opportunity to show cause on the date and on the time specified in the notice why the assessment in his case should not be completed to be the best of its judgment। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स एसएससी से मांग रहे हैं और अगर जो एसएससी है वो रिक्वायर्ड टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं करता है तो उनको एक फ्रेश नोटिस इशू करेंगे, और वो जो नोटिस होएगा फ्रेश नोटिस वो फॉर ऑब्टेनिंग डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन नहीं होएगा। उसके अंदर क्या होगा कि इनका बेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 144 ये नोटिस इशू करेंगे, जो कि होएगा किसके लिए, ये अपने हिसाब से जो असेसिंग ऑफिस जो ऑफिसर्स है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि उनका कितना इनकम कितना डिमांड बन रहा है, और वो फिर जो अंडर सेक्शन 144 रहेगा उसके अंदर डिमांड भेजेगी उनको और बोलेंगे सोकॉज नोटिस रहेगा, वो बोलेंगे कि ये इतना इनकम आपका या फिर इतना डिमांड आपका क्यों नहीं होना चाहिए। देन द एसएससी शैल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस referred to in clause 11 or such time as may be extended on the basis of the application in this regard file the response to the e-assessment center। तो अभी अगर फर्स्ट नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो नोटिस जाएगा सेक्शन 144 के अंदर, जो कि बेस्ट जजमेंट का सेक्शन होता है। वो नोटिस का रिप्लाई करने का भी टाइम लिमिट है, अगर वो टाइम लिमिट के अंदर जो एसएससी है वो रिप्लाई करते हैं या फिर जो एसएससी है वो जो नोटिफिकेशन 144 का है वो नोटिस का भी ये रिप्लाई नहीं कर पाते, उसको भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। In that case, the assessment unit shall, after taking into account of all the relevant material available on the record, make in writing a draft assessment, or in a case where the intimation referred to in clause 13 is received from the National E-Assessment Center, make in writing a draft assessment order or to its best judgment, either accepting the income or some payable by or some refundable to assessees as per return or modifying the same। ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट तो केसेस था कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने नोटिस किया एसएससीज को, एसएससीज ने आइदर रिप्लाई किया या फिर नहीं किया। अगर रिप्लाई किया तो वो जो भी रिप्लाई आया वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो एसएससी यूनिट है उसको वो ट्रांसफर कर देगी डिटेल्स। अदर केसेस कि अगर एसएससी ने रिप्लाई नहीं किया तो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो उनको 144 सेक्शन के अंदर नोटिस भेजेंगे बेस्ट जजमेंट के हिसाब से, इन्होंने खुद जज किया कि इतना आपका इनकम है या फिर इतना आपका डिमांड बन रहा है। तो अगर उसका रिप्लाई आता है 144 के अंदर जो नोटिस इशू किया है उसका अगर रिप्लाई आता है तो जो भी रिप्लाई आता है वो फॉरवर्ड करेंगे कंसर्न असेसमेंट यूनिट को। अगर उसका 144 का भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जो एसएससी, वो केसेस में वो सेम चीजें उनको जो असेसमेंट यूनिट है कंसर्न असेसमेंट यूनिट उनको बताया जाता है, और ये सारी चीजें होने के बाद जो असेसमेंट यूनिट्स है जो असेसमेंट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे। और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, आइदर रिफंडेबल हो सकता है टू द एसएससी, उस पर डिमांड हो सकता है। तो जो भी असेसमेंट बन रहा है वो एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे और वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेंगे। यहाँ पे भी जो असेसमेंट यूनिट है वो डायरेक्ट एसएससी को नहीं भेजेंगे, और बिकॉज ये ड्राफ्ट ही है
ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास आएगा। अभी जो असेसमेंट यूनिट है उनका काम हो गया, अभी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर देखेंगे इनको क्या करना है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द असेसमेंट यूनिट सेल while making the draft assessment order provide the details of the penalty proceeding to be initiated therein if any। अगर उनके एसएससी के अगेंस्ट में कुछ पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है तो वो भी वो ड्राफ्ट ऑर्डर के साथ प्रिस्क्राइब करेंगे कि उनके एसएससी के साथ पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है। देन नेक्स्ट, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर shall examine the draft order in accordance with the risk management strategy specified by the board including by way of automated examination tool whereupon it may decide to। तो अभी नेशनल असेसमेंट सेंटर के पास जो ड्राफ्ट ऑर्डर आएगी वो ऑर्डर का क्या करेगी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर देन वो फाइनलाइज करेगी कि इसको या तो इसको फाइनल करेगी या फिर इस पे और चेक कर सकते हैं, इधर से रिव्यू करवा सकते हैं। और ये जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर चेक करेगी, ये जो एक स्पेसिफाइड स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है, वो उनका जो भी स्ट्रेटजी होता है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जामिन करेंगे वो ड्राफ्ट असेसमेंट को, इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल। तो ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल होता है उसके थ्रू भी वो वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर प्रॉपर है कि नहीं। और ये एग्जामिन करने के बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास 3 पावर है, वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वो फाइनलाइज कर सकते हैं वो जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर आया है असेसमेंट यूनिट के पास से, तो वो ड्राफ्ट असेसमेंट को वो फाइनल कर सकते हैं। और जो भी फाइनल होके उनका जो भी डिमांड बन रहा है या फिर रिफंडेबल है, जो भी चीजें है वो नोटिस इशू करेंगे फिर उसको असेसमेंट यूनिट को, असेसिंग ऑफिस जो भी एसएससी है उनको अकॉर्डिंगली वो डिमांड असेसमेंट ऑर्डर सेंड कर देंगे। अगर कुछ पेनल्टी प्रोसीडिंग है तो वो उसके लिए भी नोटिस इशू करेंगे। सेकेंड ऑप्शन होता है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास, वो एग्जामिन करने के बाद उनके पास कुछ डाउट्स है या फिर और भी कुछ चीजें हैं वो फाइनल नहीं कर पा रहे, तो वो केसेस में सेकेंड ऑप्शन होता है उनके पास, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द एसएससीज in case a modification is proposed by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the draft assessment order। तो फर्स्ट केसेस था कि उन्होंने कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं दिया एसएससीज को, असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर दिया, उसको ही फाइनलाइज किया एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है ऑर्डर पास कर दिया ऑन एसएससी ऑन द एसएससीज टैक्स पेयर्स। सेकेंड ऑप्शन है कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसको कुछ मॉडिफाई करेंगे या फिर जो भी डिमांड्स आ रहे हैं, नॉर्मली शोकॉज नोटिस उसी केसेस में आएगा जहाँ पे डिमांड आता है। तो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो एक अपॉर्चुनिटी देंगे टैक्स पेयर्स को, एसएससी को, एक शोकॉज नोटिस इशू करेंगे कि ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है, जस्ट टेल मी व्हाई असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड एज पर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। देन थर्ड ऑप्शन है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास कि असाइन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू रिव्यू टू द रिव्यू यूनिट इन एनी वन रीजनल ई असेसमेंट सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम फॉर कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ सच ऑर्डर। तो 3 राइट्स है, 3 पावर्स है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास जब उनके पास एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आता है फ्रॉम असेसमेंट यूनिट से। फर्स्ट कि वो जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया उसको ही फाइनलाइज करेंगे एंड एसएससी को वो ऑर्डर भेज देंगे। अगर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग उसके अंदर है तो उसके लिए भी नोटिस इशू करेंगे। सेकेंड ऑप्शन होता है, सेकेंड राइट्स है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं टैक्स पेयर्स को शोकॉज नोटिस इशू करके कि व्हाई द असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट असेसमेंट। थर्ड उनके पास ऑप्शन है, जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है उनके पास कुछ डाउट है कंप्लीट है नहीं है, तो वो जो ड्राफ्ट असेसमेंट है उसका रिव्यू करवा सकते हैं। और वो जो रिव्यू करवाएंगे, वो जो रिव्यू यूनिट होता है रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स के अंदर जो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, 4 यूनिट्स होते हैं, उसमें एक यूनिट होते हैं रिव्यू यूनिट्स, तो वो रिव्यू यूनिट को ट्रांसफर करेंगे। अगेन यहाँ पे भी कौन से रिव्यू यूनिट को ट्रांसफर करेंगे ये इवन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भी मालूम नहीं रहता है, बिकॉज वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू एलोकेट करेंगे। ऑटोमेशन एलोकेशन सिस्टम के थ्रू वो किसी भी एक रैंडमली किसी भी एक
रिव्यू यूनिट के पास वो केस चला जाएगा एंड रैंडमली किसी भी एक रिव्यू यूनिट के पास वो केस चला जाएगा एंड देन वो जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उसका रिव्यू करेंगे एंड रिव्यू करके वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रिप्लाई करेंगे। तो ये सब तीनों में से एक कुछ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, द रिव्यू यूनिट शैल कंडक्ट द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर रिफर्ड टू इट बाय द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वेयर अपॉन इट में डिसाइड टू। एंड देन अगर वो थर्ड वाला पावर अवेल करते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, तो रिव्यू यूनिट के पास आएगा। तो रिव्यू यूनिट क्या कर सकता है, फर्स्ट वो जो डिसाइड करेगा, फर्स्ट तो वो कर सकता है कॉन्कॉर्ड विद द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड इंटीमेट टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अबाउट सच कॉन्करेंस, सजेस्ट सच मॉडिफिकेशंस एज इट मे डीम फिट to the draft order and send it to the suggestion to the e-assessment center। दो चीजें कर सकता है रिव्यू यूनिट, एक तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसको ही फाइनल मानेगा, बोलेगा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं। दूसरी चीजें है कि उसको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस है ड्राफ्ट यूनिट के अंदर वो क्या करेगा, अगेन डायरेक्टली सेंड करेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। वो भी डायरेक्टली असेसमेंट सेंटर को इशू नहीं करेगा, बिकॉज सारे जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी क्रॉसपोंडेंस है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू ही जाएगा। तो जो रिव्यू यूनिट है वो जो रिप्लाई देगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को ही। देन अगर उनके पास कुछ रिप्लाई आया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास रिव्यू यूनिट से, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग कंकरेंस ऑफ द रिव्यू यूनिट follow the procedures laid down in subclause A or subclause B of clause 16 as case may be। अगर रिव्यू यूनिट ने दो केसेस हो सकते हैं, रिव्यू यूनिट कर सकते हैं, उसको फाइनल बोल सकते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर रिव्यू यूनिट ने फाइनल बोला और फाइनल बोल के रिप्लाई किया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, तो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है फिर दो केसेस कर सकते हैं जो उनके पास राइट होता है, आइदर वो जो असेसमेंट है ड्राफ्ट असेसमेंट उसको फाइनलाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो डायरेक्टली ऑर्डर इशू कर सकते हैं टू द एसएससी। सेकेंड केसेस है कि वो ऑर्डर को वो एसएससी को एक सो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं कि व्हाई दिस ऑर्डर शुड नॉट बी फाइनल। एंड द सेकेंड केस कि अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को जो सजेशन रिसीव होता है, मॉडिफाइड सजेशन रिसीव होता है फ्रॉम रिव्यू यूनिट, so in that case assign the case to the assessing unit other than the SAC unit, assign the case to the assessment unit other than the assessment unit which has made the draft assessment order through an automated allocation system। तो आई थिंक यहाँ पे जो अर्लियर नोटिफिकेशंस में था उससे कुछ डिफर करता है ये पॉइंट्स, बिकॉज वहाँ पे जो असेसमेंट कर रहे थे उनको ही वो जो रिप्लाई वो जो डिफरेंसेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस आते हैं, वो उनको ही बताते हैं कि हाँ ये रिव्यू यूनिट से ये मॉडिफिकेशंस आए हैं, आप इसको कंसीडर कीजिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर रिव्यू यूनिट ने कुछ मॉडिफिकेशंस निकाले हैं तो ये जो मॉडिफिकेशंस जो भेजेंगे, मॉडिफिकेशन के साथ जो ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेंगे, वो वाले असेसमेंट यूनिट को नहीं भेजेंगे जिसने ये ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया है, अदर देन वो यूनिट के पास भेजेंगे जिसने ये ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया। मीन्स कोई डिफरेंट असेसमेंट यूनिट रहेगा जो कि ये मॉडिफिकेशंस एंड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को असेस करेगा। एंड देन नेक्स्ट द assessment unit shall after considering the modifications suggested by the review unit send the final draft assessment order to the national e-assessment center। तो वो जो असेसमेंट यूनिट के पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जाएगी विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रिव्यू यूनिट, तो वो एक फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे और फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बना के वो फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेज देंगे। देन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अपॉन रिसीविंग द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर फॉलो द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन सब क्लाउज ए एंड बी। देन यहाँ पे एक बार रिव्यू करा लेते हैं नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, तो वो दोबारा रिव्यू नहीं कराते। देन उनके पास फिर दो ही राइट बचता है, फॉर या इधर वो जो भी फाइनल आया उसको फाइनलाइज करके वो डायरेक्ट एसएससी को भेज सकते हैं या फिर वो एसएससी को सो कॉज नोटिस इशू करेंगे। जो यूनिट
जो सेकेंड असेसमेंट यूनिट है उसने भी अगर उसने जो फाइनल ऑर्डर भेजा है वहां पे भी उनके पास दो राइट है, वो आइदर डायरेक्टली ऑर्डर इशू कर सकते हैं या फिर एक सो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट आता है द एसएसी में इन केस वेयर द सो कॉज नोटिस इशूड has been served upon, the furnishes response to the National ESF Center on or before the due date time specified in the notice where within the time extended if any। तो जो सो कॉज नोटिस इशू किया है अगर नेशनल ESF सेंटर ने एसएससी को, वो अगर ऑन टाइम कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं नोटिस का, इन दैट केस द नेशनल ESF सेंटर शैल इन केस वेयर द नो रिस्पॉन्स, अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो वो तो फाइनल ऑर्डर इशू कर देंगे। अगर अदर केस की अगर रिस्पॉन्स इशू हुआ है एसएससी की तरफ से, तो वो केसेस में जो भी रिस्पॉन्स आया है एसएससी का, वो असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर कर देंगे नेशनल असेसमेंट सेंटर। देन असेसमेंट यूनिट सेल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिस्पॉन्स फर्निश्ड बाय द एसएससी मेक एन रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड इट टू द नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो अगर जो सो कॉज नोटिस इशू हुआ था एसएससी का, उससे कुछ रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स जो नेशनल असेसमेंट सेंटर होएंगे, वो नेशनल असेसमेंट सेंटर जो असेसिंग यूनिट होएंगे उसको ट्रांसफर करेंगे कि ये रिस्पॉन्स एसएससी की तरफ से आया है। अब जो भी रिस्पॉन्स आया है उसके अकॉर्डिंग जो असेसमेंट यूनिट है वो रिवाइज करेंगे ऑर्डर को, और देन वो रिवाइज्ड असेसमेंट ऑर्डर नेशनल असेसमेंट सेंटर को भेजेंगे। देन नेशनल असेसमेंट सेंटर आफ्टर रिसीविंग रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, in case no modification prejudicial to the interest of the SAC is proposed, तो ये बोल रहे हैं कि जो modifications हुआ है, जो भी changes हुए हैं ड्राफ्ट ऑर्डर में, वो that are not prejudicial to the interest of the SAC means कि उसके फेवर में है। अगर ये जो रिवाइज्ड ऑर्डर है वो SAC के फेवर में है, इन दैट केस नेशनल असेसमेंट सेंटर फाइनल ऑर्डर बना सकते हैं और वो फाइनल ऑर्डर बना के सेंड कर देंगे एसएससी को। सेकेंड केस हो सकता है कि जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं ऑर्डर के अंदर, असेसमेंट ऑर्डर के अंदर, वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी है, दैट मींस वो उसके अगेंस्ट में, एसएससी के अगेंस्ट में, एसएससी के फेवर में नहीं है। तो उन केसेस में एसएससी को एक और सो कॉज नोटिस इशू होएगा कि आपका जो अर्लियर असेसमेंट ऑर्डर था उसके अंदर जो डिमांड्स थे अभी उससे ज्यादा डिमांड है, आपने जो रिस्पॉन्स भेजा उसके बाद उसमें और भी ज्यादा डिमांड हो गए। तो इन दैट केस वो फाइनल ऑर्डर नेशनल असेसमेंट सेंटर इशू नहीं करते हैं, उस केसेस में एक सो कॉज नोटिस इशू करेंगे एसएससी को। एंड द थर्ड इज द रिस्पॉन्स फर्निश्ड बाय द एसएससी शैल बी डेल्ड विद एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन क्लाउज 12, 22, 23 एंड 24। तो अगर जो भी सो कॉज नोटिस का रिप्लाई आएगा तो उसमें फॉलो करना है कौन सा, लाइक जो नेशनल असेसमेंट सेंटर ने सो कॉज नोटिस इशू किया एसएससी को, एसएससी फिर रिप्लाई करेंगे, जो भी रिप्लाई आया इस नेशनल असेसमेंट सेंटर असेसमेंट यूनिट को इशू करेंगे, देन असेसमेंट यूनिट जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा वो जो भी रिवाइज्ड असेसमेंट ऑर्डर होगा वो नेशनल असेसमेंट सेंटर को इशू करेंगे। Then the National E-Assessment Center shall, after completion of the assessment, transfer all the electronic record of the cases to the assessing officer having jurisdictions over the said case for such actions as may required under the Act। अब ये फेसलेस असेसमेंट यही तक था, ये फेसलेस असेसमेंट के सारे प्रोसीजर्स हो गए, असेसमेंट का ऑर्डर फाइनलाइज हो गया, जो असेसमेंट ऑर्डर है वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के पास चले गए। अब क्या होएगा, तो अब जो भी केस है, जो भी कुछ डिमांड कलेक्ट करने हैं, कुछ पेनल्टी प्रोसीडिंग करने हैं, तो वो जो भी केसेस बाकी है आगे का प्रोसीडिंग, वो जो नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर है वो सारे के सारे केस ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी जुरिस्डिक्शंस है, असेसिंग ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है, वहां पे केस ट्रांसफर कर देते हैं एंड वो सारे केसेस अभी एओ के पास आ जाता है। असेसिंग ऑफिसर्स जो होता है जुरिस्डिक्शन, आपके जुरिस्डिक्शन का जो भी असेसिंग ऑफिसर उनके पास केस आ जाता है और आगे का जो भी प्रोसीजर्स है, आइदर डिमांड कलेक्ट करने का एंड ऑल, कुछ डिमांड मिस्टेक्स है वो करेक्ट करने का, तो वो सारी चीजें जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास आ जाता है। एंड देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब पैराग्राफ 1, the principal chief commissioner or the principal director general in charge of the national e-assessment center may at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the assessing officer having jurisdictions over such case
with the approval of the board. यहाँ पे एक और भी चीजें हैं, over such case with the approval of the board. यहाँ पे एक और भी चीजें हैं, और वो क्या है, ये जो जुरिस्डिक्शन के पास जाएगा, ये केसेस सारे असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ये केस जो चले जाते हैं वो जाते हैं जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास. बट यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला प्रोविजन है कि सारे असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ही ये केस जाएंगे जुरिस्डिक्शनल एओ के पास. बट जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इंचार्ज है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के, उनके पास पावर होता है कि वो विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ दिस ई असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट प्रोसीजर. एट एनी स्टेज वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर्स को. ये एक एक्सेप्शनल केस है, उनके पास राइट है कि वो फेसलेस असेसमेंट में वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं असेसिंग जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास. वो केसेस हो सकते हैं कि अगर एसएससी ने कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इन दैट केसेस ये राइट्स, ये पावर अवेल कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है इन पैराग्राफ 6 फॉर द सब पैराग्राफ 5 द फॉलोइंग सब पैराग्राफ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली. पहले तो देख लेते हैं कि ये पैराग्राफ 5 है क्या. ये बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है उन्होंने, और जो अर्लियर नोटिफिकेशन था, ओल्ड नोटिफिकेशन ई असेसमेंट स्कीम का, उसके अंदर जो पैराग्राफ 6 है उसके अंदर 5 को सब्स्टिट्यूट किया है. पैराग्राफ 5 तो असेसमेंट प्रोसेसेस है, एंड पैराग्राफ 6 देखेंगे, 6 किसके लिए 6 है, पेनाल्टी प्रोसीडिंग फॉर नॉन कॉम्प्लायंसेस. तो अगर असेसमेंट ऑर्डर के साथ साथ पेनाल्टी प्रोसीडिंग भी है तो उसके लिए भी ऑर्डर आएंगे. तो पेनाल्टी प्रोसीडिंग में जो ई असेसमेंट था उसके अंदर जो प्रोविजन था वो 5th पॉइंट जो चेंजेस हुए हैं वो थे. या फिर यहाँ पे पूरा पेनाल्टी प्रोसीडिंग का प्रोसेस क्या होता है देख लेते हैं, बिकॉज जो नए वाले नोटिफिकेशंस के अंदर सिर्फ जो चेंजेस है वही दिए गए हैं. तो पेनाल्टी प्रोसीडिंग के अंदर क्या प्रोसेस होता है, A unit may be in course of the assessment proceeding for non-compliance of any notice, direction or the order received under this. कोई भी non-compliances होते हैं और उसके लिए उनके ऊपर penalty proceeding चालू होता है. The National E-Assessment Center on receipt of such recommendations serve a notice on the assessees other person as may calling upon so cause notice why the penalty proceeding should not be imposed. जो National E-Assessment Center है, एक बारी जब असेसमेंट यूनिट से उनको आएगा ड्राफ्ट ऑर्डर के साथ कि पेनाल्टी प्रोसीडिंग भी चालू करना है, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेंगे, वो एक सो कॉज नोटिस इशू करेंगे एसएससीज को कि व्हाई पेनाल्टी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड. उसके बाद जो एसएससी है वो क्या उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. रिस्पॉन्स टू सो कॉज नोटिस फर्निश्ड बाय द एसएससी और एनी अदर पर्सन इफ एनी सेंड बाय द नेशनल ई असेसमेंट sent to the National Assessment Center to the concerned unit which has made the recommendation for penalty. अगर एसएससी कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं कि सो कॉज नोटिस का फॉर द पेनाल्टी प्रोसीडिंग, तो वो जो भी रिस्पॉन्स आता है एसएससी के पास वो जो असेसिंग ऑफिसर के पास, असेसिंग यूनिट के पास ट्रांसफर कर देंगे नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसने भी ये इनिशिएट करवाया है पेनाल्टी प्रोसीडिंग. देन नेक्स्ट स्टेप होएगा द सेट यूनिट सेल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, जो भी रिस्पांस आएंगे एसएससी से उसको कंसीडर करते हुए जो असेसमेंट यूनिट है वो क्या करेंगे, वो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे पेनाल्टी के लिए एंड सेंड द सच ऑर्डर टू द नेशनल असेसमेंट सेंटर और ड्रॉप द पेनाल्टी आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन अंडर द इंटीमेशन. तो दो केसेस हो सकते हैं, रिस्पांस आने के बाद, एसएससी की रिस्पांस आने के बाद अगर उनको लग रहा है नहीं उसका रिस्पांस प्रॉपर नहीं है, पेनाल्टी प्रोसीडिंग तो होना ही चाहिए, तो जो यूनिट है वो क्या करेगा, एक ऑर्डर बना देंगे, एक पेनाल्टी का ऑर्डर बना देंगे और वो ऑर्डर का कॉपी सेंड कर देंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कि पेनल्टी आना ही चाहिए, पेनल्टी प्रोसीडिंग चलना चाहिए. सेकेंड केसेस ये हो सकता है कि एसएससी का जो रिस्पांस आया है वो रिस्पांस फेवरेबल है और अभी असेसमेंट यूनिट को लग रहा है कि हाँ पेनल्टी प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, वो जो भी उन्होंने ऑर्डर बनाए थे उसको वो ड्रॉप कर सकते हैं.
And next step is National E-Assessment Center shall levy the penalty as per the said draft order of the penalty and serve the copy of the same to the SSC or the any other person as the case may. तो अगर सेकेंड केसेस था कि अगर ड्रॉप कर दिया यूनिट असेसमेंट यूनिट ने तो फिर तो आगे का कुछ प्रोसीडिंग ही नहीं है. अगर उन्होंने फाइनल ऑर्डर बना के भेजा असेसमेंट यूनिट ने नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, तो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो क्या करेंगे, वो एक फाइनल पेनल्टी ऑर्डर इशू करेंगे एसएससी को. अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है जहां पे बोल रहे हैं कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल लेवी द पेनल्टी एज पर द सेड ड्राफ्ट ऑर्डर एंड द पेनल्टी एंड सर्व एक कॉपी ऑफ नोटिस टू द एसएससीज, इसको सब्स्टिट्यूट किया है. तो देखते हैं ये सब्स्टिट्यूट क्या किया है. तो फिफ्थ पॉइंट ये है, द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल लेवी द पेनल्टी एज पर द सेड ड्राफ्ट ऑर्डर फॉर द पेनल्टी एंड सर्व ए कॉपी ऑफ द सेम along with the demand notice on the SSCs or any other person as the case may be, and thereafter transfer the electronic record of the penalty proceeding to the assessing officers having jurisdictions over the said case for such actions as may be required under the act. यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस फर्स्ट अगर देखेंगे बाकी के ऊपर के जो स्टेप्स है कि सोकॉज नोटिस जाएगा एसएससी के पास, एसएससी रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करने के बाद नेशनल असेसमेंट ई असेसमेंट सेंटर असेसमेंट यूनिट को देंगे केसेस, असेसमेंट यूनिट आइदर ड्रॉप करेगा या फिर फाइनल ऑर्डर पेनल्टी का ऑर्डर बना के नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देंगे. यहाँ तक प्रोसेस सेम ही है दोनों भी केसेस में. चेंजेस कहाँ पे है? ओल्ड वाले नोटिफिकेशंस के अंदर क्या था कि जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो एक ऑर्डर बनाएंगे और ऑर्डर वो एसएससी को सेंड कर देंगे. यहाँ पे वो चीजें भी है और उसके अंदर एडिशंस भी है. यहाँ पे भी सेम है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल लेवी द पेनल्टी एंड जो ड्राफ्ट ऑर्डर एंड द सेड ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ पेनल्टी सर्व ए कॉपी ऑफ द सेम अलोंग विद द डिमांड नोटिस टू द एसएससी. एक डिमांड नोटिस भेजेंगे वो जो भी पेनल्टी है उसका एसएससी को. एंड यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. तो जो भी पेनल्टी प्रोसीडिंग का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये केसेस ट्रांसफर कर देंगे जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को. और यहाँ पे जो डिमांड नोटिस इशू कर रहे हैं ये जो पेनल्टी का ऑर्डर है अलोंग विद डिमांड नोटिस एसएससी को इशू करेंगे. और ये जो केस है ये केसेस भी ट्रांसफर कर देंगे जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर्स को. ओल्ड वाला जो नोटिफिकेशन था वहां पे ये नहीं लिखा था कि ये पेनल्टी प्रोसीडिंग का केस भी जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर करना है. यहाँ पे है कि ये भी अभी ट्रांसफर हो जाएगा. Then in paragraph 7, after the word appeal against an assessment, the word order or penalty order shall be inserted. ये 7th point है and ठीक है, तो ये 7th पैरा में देखते हैं क्या है ओल्ड वाले नोटिफिकेशन में, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस है. तो ये जस्ट बोल रहे हैं कि वर्ड अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट, द वर्ड और ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर शैल बी इंसर्टेड. मीन्स यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे भी एडिशन ही हुआ है. फर्स्ट देखते हैं ये पैराग्राफ 7. पैराग्राफ 7 में है appellate proceeding, an appeal against an order made by the National E-Assessment Center under this scheme shall be lies before the Commissioner of Appeal having jurisdictions over the jurisdictional assessing officers, and any reference to the Commissioner Appeals in any communications for the National E-Assessment Center shall mean such jurisdiction of the Commissioner. तो बेसिकली इसमें चेंजेस क्या हुआ, ये भी बोल रहे हैं कि जो नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर ने ऑर्डर इशू किए हैं उसके लिए वो अपील कर सकते हैं और जो अपीलेबल अथॉरिटी रहेगा वो रहेगा कमिश्नर ऑफ अपील, जो भी एसएससी के जुरिस्डिक्शंस में आते हैं. तो यहाँ पे और एडिशंस हुआ है. ये जो अपील अगेंस्ट द असेसमेंट है वहां पे अपील अगेंस्ट असेसमेंट एंड ऑर्डर, अपील अगेंस्ट असेसमेंट या फिर कोई ऑर्डर इशू किया है नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर ने उसके लिए भी अपील कर सकते हैं, या फिर पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर ने उसका भी अपील ये कमिश्नर अपील के साथ बिफोर कमिश्नर ऑफ अपील इस कोई भी एसएससी कर सकते हैं अपील फाइल. देन फॉर द पैराग्राफ 8 and 9 फॉलोइंग पैराग्राफ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. तो यहाँ पे बीच में कुछ चेंजेस नहीं है. ये जो पैराग्राफ 8 and 9 है ओल्ड वाले में 8 and 9, 8 बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशंस एक्सक्लूसिवली बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड 9 है ऑथेंटिकेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. 8 and 9
8 और 9 पैराग्राफ है ओल्ड नोटिफिकेशन का, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, दैट मीन्स टोटली चेंज किए गए। For the purpose of this scheme, all the communications between the National E-Assessment Center and the SSCs or his authorized representative or any other person shall be exchanged exclusively by electronic mode. तो जो भी कम्युनिकेशंस होंगे नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर के साथ, आइदर एसएससी का हो या फिर उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का हो या फिर एनी अदर पर्सन का हो, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही कम्युनिकेशंस होंगे। All internal communications between the National E-Assessment Center and the Regional E-Assessment Center and the various units shall be exchanged exclusively in electronic mode. That means जो उनके डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस भी होंगे, आइदर रीजनल E-Assessment Center का या फिर यूनिट्स का कोई भी कम्युनिकेशंस हो रहा है, वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे, आइदर वो एसएससी के पास हो या फिर उनके डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे। The provisions of paragraph 1 shall not apply to the inquiry or verification conducted by the verification unit in circumstances referred to in clause 5A of paragraph 12। तो जो ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड का सिस्टम है वो अप्लाई नहीं होता है, ये कुछ एक्सेप्शंस है इंक्वायरी और वेरिफिकेशन के केसेस में, जो पैराग्राफ 12 के अंदर है। Now authentication of electronic record, नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर ऑथेंटिकेट करेंगे डिजिटल सिग्नेचर से the SSC or the any other person by affixing the digital signatures, and explanation for the purpose of this electronic verification code shall have the same meaning as referred to in Rule 12। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो कम्युनिकेशंस होंगे उसको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेट करेंगे, आइदर नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर है वो कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो वो डिजिटल सिग्नेचर से साइन करेंगे, या फिर कोई एसएससी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो वो भी डिजिटल सी डीएससी से उसको पहले साइन करेंगे। देन पैराग्राफ 8, इन पैराग्राफ 11, ये जो यहाँ का जो पैरा 8 है वो पैराग्राफ 11 में चेंजेस है। फॉर सब पैराग्राफ 2 and 3 फॉलोइंग सब पैराग्राफ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली in case where modification is proposed in the order, this is in paragraph 11। तो पहले तो देख लेते 11 पैरा है क्या। 11 पैरा के अंदर ये बात करते हैं नो पर्सनल अपीयरेंस इन द सेंटर और यूनिट्स, ये बिकॉज ये फेसलेस असेसमेंट है तो यहाँ पे कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मोड में कम्युनिकेशंस होगी और उसके थ्रू ही असेसमेंट कंप्लीट होएगा। तो यहाँ पे जो उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या है डिटेल्स। In case where the modification is proposed in draft assessment order, an opportunity is provided to an SSC by serving a notice calling upon him to so cause by the assessment should not be done. The SSC authorized representative, as the case may be, request for the personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income tax authority in any unit under this scheme। तो ये बोल रहे हैं कि जो सो कॉज नोटिस इशू करते हैं नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर एसएससी को, तो उनको लग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं या फिर डॉक्यूमेंट्री नहीं, उनको ओरल सबमिशन करना है कुछ। इन दैट केस द चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल इंचार्ज और द रीजनल ई-असेसमेंट सेंटर अंडर विच द कंसर्न यूनिट्स इज सेट अप मे अप्रूव द रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग, रिक्वेस्ट कवर अंडर सर्कमस्टांसेस दिस। सो जो भी उनके डायरेक्टर जनरल है या चीफ कमिश्नर है, वो यूनिट्स के हेड है, वो इसको अप्रूव कर सकते हैं और उनके पर्सनल हियरिंग का। Where the request for the personal hearing has been approved by the chief commissioner or the director general in charge, the regional e-assessment center, such hearing shall be conducted exclusively through the video conferencing, including use of any telecommunications application software which supports the video telephony in accordance with the procedure laid down by the board। पर्सनल हियरिंग अलाउड है, बट यहाँ पे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। अगर पर्सनल हियरिंग है और ये भी जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी है उनका रिक्वेस्ट नहीं है, ये भी रिक्वेस्ट होता है एसएससी का रिक्वेस्ट होता है कि एसएससी खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ओरल सबमिशन देना है, तो इन दैट केस वो एक अरेंजमेंट करते हैं पर्सनल हियरिंग का, और जो पर्सनल हियरिंग होएगा वो एक्सक्लूसिवली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होएगा या फिर
टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू ये पर्सनल हियरिंग होगी। और ये अप्रूव भी करते हैं जो हायर अथॉरिटी होते हैं, चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल इंचार्ज होते हैं रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के, वही इसको अप्रूव करते हैं। बिकॉज ये जो भी असेसमेंट होएगा वो होएगा कहाँ पे, यूनिट्स है वहां पे इनका पर्सनल हियरिंग होएगा। नाउ सब्जेक्ट टू द पैराग्राफ 2 सब पैराग्राफ 8 एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एसएससी इन एनी प्रोसीडिंग other than the statement in course of the survey under section 133 shall be conducted by the income tax authority and unit exclusively through the video conferencing और टेलीफोनी। तो बेसिकली यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, तो वो सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू ही, टेलीफोनिक एप्लीकेशन के थ्रू ही वो करेंगे। तो यहाँ पे दोनों भी केसेस है, अगर कुछ एसएससी को रिप्रेजेंट करना है, एसएससी को ओरल सबमिशन देना है, तो वो भी पर्सनल हियरिंग के लिए आ सकते हैं, बट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आएंगे। और इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर कुछ लग रहा है कि हाँ मुझे पर्सनली ये करना है, तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। देन यहाँ पे 9 पैरा है, वर्ड इंचार्ज ऑफ द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, the word the approval of the board shall be inserted। तो जहाँ पे भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, इंचार्ज ऑफ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आता है, वहाँ पे चेंज करके बोर्ड का अप्रूवल लगा दिया इन्होंने, ये भी बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। ये जस्ट पैराग्राफ 12 की बात कर रहा है। क्या है पैराग्राफ 12 देख लेते हैं। पैराग्राफ 12 है पावर टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट, मोड एंड प्रोसीजर एंड प्रोसेस। तो ये किसके पास पावर है, मोड, फॉर्मेट एंड प्रोसेस डिटरमाइन करने का। तो उसके अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ था, सर्विसेज ऑफ द नोटिस कम्युनिकेशंस, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट रिमूव कर दिया है, और सेकेंड पॉइंट में जो पावर है वो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास जो पावर थे, वो पावर उनके पास नहीं होके बोर्ड के पास है। बोर्ड के अप्रूवल से वो डिटरमाइन होगा कि क्या मोड होगा, क्या प्रोसेस होगा ये प्रोसीडिंग का, वो डिटरमाइन करने के लिए बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। देन ये कुछ उसके अंदर अप्रूवल्स के अंदर ही चेंजेस है। फिर बोल रहे एसएससी, whenever SSC's word occur, SSC shall be substituted and the notification come in force with effect from the date of its publications in the official gazette। तो ये जो भी नोटिफिकेशंस है फेसलेस असेसमेंट का, ये एप्लीकेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशंस। दैट मींस ये नोटिफिकेशन 13 अगस्त को आया है, तो ये जो भी प्रोसीजर्स इसके अंदर दिए गए हैं वो 13 अगस्त से ही एप्लीकेबल है। ऑल्दो ये मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस 12 सितंबर 2019 से ही है जब ये असेसमेंट आया था। तो ये असेसमेंट के अंदर जो भी चेंजेस ये नोटिफिकेशंस के अंदर दिए गए हैं वो सारे चेंजेस 13 अगस्त से एप्लीकेबल है। तो ये था नोटिफिकेशन 60। इनका दो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 60 एंड 61। ये था नोटिफिकेशन नंबर 60। इसके जो ई असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो इसके क्या फीचर्स है, बेनिफिट है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 61, उसका वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो एक बार ये रेडी होता है तो ये था 60 नोटिफिकेशन नंबर। थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।